नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये कुछ अंतराल के बाद आज का वीडियो जारी किया जा रहा है। अब इसी तरह से ये नियमित रूप से रहेगा कि कुछ दिन वीडियो जारी होगा, फिर कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे विषय, ऐसे ज्वलंत बातें आती रहेंगी, तो तब भी जो है वो वीडियो जो है वो जारी होता रहेगा। अभी भी जो संसद में जो है तवांग वाली घटना पर हो हल्ला हो रहा है, जैसा कि बताया गया है कि ये बड़ी विचित्र बात है। विचित्र इस मामले में है कि देश ने देखा होगा कि आज से 5-6 साल पहले एक रफेल जो है हमारा जो लड़ाकू विमान है, उसको खरीदने में हमारे मोदी साहब ने जो है फ्रांस की जो कंपनी थी दसॉल्ट, और उससे जो है वो समझौता करवाया था। और ये भी देश ने देखा था कि वो उसी कंपनी से ये जो यूपीए जो सरकार थी वो भी उसे डील कर रही थी। इसको कमीशन नहीं मिला, इसलिए उसने डील को आगे नहीं बढ़ाया। और उसमें बहाना क्या लिया गया, खास करके वही रक्षा मंत्री था AK एंटनी। उसने कहा कि सरकार के पास पैसे नहीं है, एक खोखला बहाना किया। और जबकि असली कारण था कि उसको जितना कमीशन मांग रहे थे, जितनी रिश्वत माने मांग रहे थे, उतनी रिश्वत वो देने को तैयार नहीं था। इसलिए वो उस डील को इन सबों ने और ये सब तो जो JNPC वाले हैं, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस वाले हैं, ये देश के बहुत खतरनाक दुश्मन हैं। तो उनके इससे मतलब नहीं है कि जिस सेना को जबकि वायु सेना बराबर कहती है कि हमारे माने 10-15 स्क्वाड्रन फाइटर हमको चाहिए, माने वो लड़ाकू माने 10-12 या 10-15 शायद इतने स्क्वाड्रन फाइटर्स की आवश्यकता है। लेकिन जब तक इसको दलाली में पैसा नहीं मिलता है, तब तक जो है वो चाहे सेना हो चाहे कोई भी हो, उसमें वो ये आगे नहीं बढ़ती है। तो अब इसको कमीशन नहीं मिला, तो उसी जो दसॉल्ट कंपनी थी जिससे कि ये मिलना था अपना रफेल का जो है रफेल वाला जो है लड़ाकू विमान मिलना था, तो उसकी डील इसने नहीं कर पाई क्योंकि उसको वो दलाली के पैसे नहीं मिल पाए थे। तो वास्तविकता है तो मोदी जी ने वो करवाया
तो अब यही खींच करके राहुल गांधी जो है मोदी जी के ऊपर ये आरोप अब लगाया कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अब यहीं पर हमारे 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 देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये समझने की आवश्यकता है कि देश का सबसे बड़ा चोर और देश का सबसे बड़ा डकैत अब बीजेपी वाले एक बार बोल करके फिर उसको निकल जाए, फिर न कहें और देश को धोखा दे तो बात दूसरी है। और देश को हमेशा याद रखना चाहिए कि यही मोदी महोदय 2014 के चुनाव प्रचार में 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये मोदी महोदय ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है। और ये बात कहाँ कह रहे थे? भोपाल में कि यदि एक के आगे यदि शून्य बढ़ाया जाए तो और यदि एक भोपाल में लिख करके शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। या दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस ने लूट करके विदेशी बैंकों में इतना काला धन जमा किया है, यदि उस काले धन को ला दिया जाए तो हर एक जो हमारे उसमें आबादी हमारे साथ 125 करोड़ थी, तो 125 करोड़ के लोगों में हर एक के खाते में 10 या 15 लाख रुपए हो जाएंगे। तो इतना तो उसी का हिसाब लगा करके आज की तारीख में 12 लाख से लेकर के 13 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ का काला धन मैंने कि जीएनपीसी के द्वारा लूट करके जमा किए हुए काला धन है। ये मोदी महोदय सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इतने भयंकर रूप से इस देश को लूटने वाला अब मोदी महोदय को बीजेपी या बीजेपी के जो सबसे बड़े वो है नेता मोदी महोदय को चोर कह रहा है, तो चौकीदार चोर है। अब बीजेपी वाले इस इतने बड़े डकैत जीएनपीसी के आगे इतने नैतिक रूप से गिरे हुए हैं, नैतिक रूप से हीन हैं, मॉरली हीन है नहीं, हीन अपने को दिखाते हैं। हम नहीं कहते कि हीन है, हम ये नहीं कहते कि जीएनपीसी की तरह इन्होंने देश को लूटा है, ये भी नहीं। लेकिन उस डकैत के सामने जो है अपने को हीन दिखाते हैं, अपने को नैतिक रूप से जो है वो बिल्कुल गिरा हुआ दिखाते हैं और जवाब तक नहीं देते हैं कि भाई चोर तो तुम हो, तुम सबसे बड़े चोर, तुम सबसे बड़े डकैत हो, तुमको क्या अधिकार, तुमको कहां से अधिकार मिल गया उल्टा जो है किसी और को तुम चोर कहो। ये इनकी एक रणनीति का हिस्सा है कि अपने को हीन बना करके, इन डकैतों के आगे अपने को हीन बना करके और बना करके भी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और उसके राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, उनको जो है नैतिक रूप से उठाने के या उनके जो भ्रष्टाचार या लूट या डकैती जो भी आप कर सकते हैं उसके पाप को ढकने का एक काम करते हैं बीजेपी वाले या ये मोदी जी। ये सबसे बड़ा पाप है हमारे देश के खिलाफ इन बीजेपी वालों का, मोदी जी का, और जो इस देश के लिए असह्य है। तो ये देश जानता है, देश को पता है कि इस देश का, भारत का सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कांग्रेस है या जीएनपीसी है। लेकिन जीएनपीसी के पाप को ढकने का जो षड्यंत्र जो है बीजेपी चला रही है, यही हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को या सभी हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को समझना और देखना है। तो उसमें जब ये राहुल गांधी जो है मोदी जी को बोला था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और यहाँ तक कि शायद वो कोई सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसका हवाला दे करके कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं था।
और सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको लिखित रूप से माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन बीजेपी वालों का माने ये नैतिक बल नहीं हुआ, नैतिक रूप से खड़ा नहीं हो सके इसे डकैत के आगे। यह जो है इस देश का जो है सबसे बड़ा अभिशाप है कि जो मोदी महोदय बीजेपी वाले इस सबसे बड़े अभिशाप, सबसे बड़े डकैत, सबसे बड़े इस देश के माने शत्रु जो है उसके आगे जो है नैतिक अपने को नैतिक रूप से जो है वो गिरा हुआ दिखाते हैं। तो और इससे एक गलत संदेश भी जाता है कि क्या वाकई में जो ये राहुल गांधी कह रहा है वो सही है। जब उसने चौकीदार चोर कहा तो इन सबों ने पलट करके बोला नहीं, बल्कि उल्टे मोदी जी ने मैंने क्या किया कि ये ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर दी कि जो कह रहा है कि हम ही चौकीदार, हम ही चौकीदार, हम ही चौकीदार। मतलब कि उनके रणनीति का ये हिस्सा होगा कि भाई राहुल गांधी महोदय कितनों को आप चोर कहोगे। ये कायरता वाला जो हिसाब किताब है मैंने मोदी जी का बीजेपी वालों का, वो भी करते हैं किसके आगे, एक भारत के सबसे बड़े डकैत के आगे। यही चीज जो है इस देश को और हमारे देशवासियों को नाकाबिले बर्दाश्त है। और वही चीज तवांग हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे लता का मामला हो, ये पता है कि भाई कि हमारी भारतीय फौज ने चीन को माकूल जवाब दिया है। और जहां तक फौज का सवाल है, पिछले किसी एपिसोड में बताया भी गया था कि हमारी फौज विश्व के सबसे बड़ी, सबसे काबिल और सबसे पराक्रमी फौज है। इसको जो है बस इसके हाथ खोल दिया जाए, माने कोई इस पर कोई पाबंदी न लगाई जाए, उसको पूरी छूट दी जाए। और जो भी अस्त्र शस्त्र इसको चाहिए, आधुनिक और सक्षम अस्त्र शस्त्र, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन से इसको यदि इक्विप किया जाए तो विश्व की जो है सबसे पराक्रमी फौज है हमारी भारतीय फौज। तो भारतीय फौज पर तो कोई बात ही नहीं है। और सन 62 की लड़ाई में वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इतनी बड़ी पराक्रमी भारतीय फौज को, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू पंख बना के रखा था। पिछले किसी एपिसोड में बताया भी गया था कि ये जवाहरलाल नेहरू जब तक रहा अपनी भारतीय फौज के लिए यह एक जो है वो सुई तक नहीं बनने दिया। एक महत्वपूर्ण विषय, जब से भारतीय आवाम ताकत दल, मैं समझता हूं एकमात्र दल, इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी गलती से, भूल से, अभ्रम से कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है, वो वास्तव में जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। तो और बड़ी शातिरना ढंग से, बड़ी होशियारी से इसने अपना नाम जो है कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ले रखा है। और उसकी मान्यता ले रखी है चुनाव आयोग से या भारत निर्वाचन आयोग से, लेकिन उसका जो चाल चरित्र, जो चेहरा है, वो जीएनपीसी ही है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ही है। तो जब से ये भारतीय आवाम ताकत दल, इसे जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और उसके नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया, राहुल इत्यादि भारत के खिलाफ गद्दारियों के विषय में अपने देश के सामने, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन के सामने रखना शुरू किया है। और खास करके नेहरू की गद्दारियों की जो
लंबे लंबे फहरिस्तें हैं उसके सामने में रखना शुरू किया गया है। तो बीजेपी वाले भी और ये साथ साथ जेएनपीसी वाले साथ मिलकर के नेहरू को उनकी गद्दारियों की पापों से बचाने का एक अभियान वो चला रहे हैं। यही जो है इस देश को समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तो बार बार ये बीजेपी की चरित्र पर ये सवाल उठाता है कि कैसे ये राष्ट्रवादी हैं, ये किस किस्म के राष्ट्रवादी हैं जो नेहरू ऐसे गद्दार को बचाने का जो षड्यंत्र कर रहा हो, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप सभी को, क्योंकि मैं ये वीडियो भी जारी करता हूं, 2 4 20 100 लोग मिल जाते हैं, मैं वहां भी अपनी बात को समझाता हूं, और 1 या 2 लोग भी मिल जाते हैं, उनमें भी इस तरह की जो है वो चर्चा में इस तरह की चर्चा मैं करता रहता हूं। तो संजोग से एक जो है मोदी अंधभक्त मिला, तो अब वो मोदी अंधभक्त जो है, अब मोदी के पक्ष में तमाम अपने तरीकों से, अपने तर्कों से तमाम बातें वो रख रहा था। मैंने उसके आगे ये समझाने का जो प्रयास किया कि मोदी महोदय की जो सरकार है, जो जितने भी भारत के दुश्मन हैं, खतरनाक दुश्मन, उसमें सबसे खतरनाक कौन है? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी काकस, और उसी जीएनपीसी के ये नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, सभी इस देश के खतरनाक दुश्मन भी हैं और गद्दार भी हैं। तो और फिर उनका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब कि उनके जितने सिपह सालार मीडिया है, जीएनपीसी वालों की जो सिपह सालार मीडिया है, फिर पत्रकारों का एक गिरोह है जिसको लुटियन पत्रकारों का गिरोह, मोदी महोदय तो खैर उसको खान मार्केट गिरोह भी कहते हैं, और जो है और उसी के जो चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, ये जो वो इकोसिस्टम है, ये बहुत खतरनाक किस्म का भारत विरोधी एक गैंग है, गिरोह। तो ये सारे जो भारत विरोधी जो ताकती शक्तियां हैं इन रूपों में, यानी राजनीतिक पार्टियों के रूप में, माने ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी काकस, और फिर और इसके बाद कम्युनिस्ट वामदल, और उनका जो इकोसिस्टम है, इनको मोदी जी माने राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रवाद के तकाजे के लिए इनको भारत की पांव धरती से समाप्त करने के बजाय इनको पाल रहे हैं, इनको पोस रहे हैं, इनके गद्दारी के पापों को धुल भी रहे हैं ये और इनके बीजेपी वाले, इनके आगे घुटने भी टेक रहे हैं। तो मैंने जो उस मोदी भक्त से सवाल किया कि ऐसा करने वाला वह राष्ट्रवादी कैसे हो वह मोदी महोदय या बीजेपी वाले राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? उस मोदी भक्त से मैंने सवाल किया। मैंने यहाँ तक क्या भाई कि देश के दुश्मनों और गद्दारों को बचाने वाला भी जो बचाने का जो करतूत है वह देशद्रोह है। मोदी जी का बीजेपी वालों का इस तरह का कृत्य जो है देशद्रोह है। तब वो मोदी भक्त जो है, ये मोदी अंधभक्त चिल्ला उठा, चिल्ला के कह रहा है कि हाँ, मोदी जी देशद्रोही हैं। वो जो मोदी अंधभक्त जो है कह रहा है, हाँ मोदी जी देशद्रोही हैं
और मैं उनका भक्त जो है मैं भी देशद्रोही हूं। अब ये सवाल उठता है कि जब उस मोदी अंधभक्त के सामने ये तथ्य रखे गए और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और खुद चिल्ला करके बोल रहा है कि हाँ वो मोदी अंधभक्त कह रहा है कि हाँ मोदी जी देशद्रोही हैं और मैं उनका भक्त, मैं भी देशद्रोही हूं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के साथ जितने लोग जुड़े हैं कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारियों के रूप में, या जो जनता जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पर लोग जुड़े हैं कि भाई ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद चलाते हैं, और वो जो है उस पर वो देशद्रोही का आरोप मैंने मोदी के अंधभक्ति में देशद्रोही का आरोप झेलने तक को तैयार हो जाए, इसकी कल्पना कोई कर सकता है? नहीं। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता दल बराबर देश की बात करता रहता है और आवाम की बात करता रहता है, और उसी में हमने ये सोचा और मैंने ये तय किया है कि जब भी लोगों से जब बात होगी तो ये प्रश्न मैं बराबर उनके सामने रखूंगा कि उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आपके लिए ये देश भारतवर्ष है और इसके बाद भारत आवाम है, मैंने जो भी 135 करोड़ या 140 करोड़, तो जो हमारी आवाम हो गया, मतलब हमारी जनता हो गई, और भारत का संविधान है, और फिर एक सोच है, साझी सोच कि सबको साथ में लेके चलना है, एक साझी सोच है और सबको साथ में लेके चलना है। तो हमारी जो साझी सोच और साझी विरासत मैंने कंपोजिट थिंकिंग और कंपोजिट हेरिटेज और साझा इतिहास और मैंने कंपोजिट हिस्ट्री और साझी संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, ये तो इस तरह की जो थिंकिंग है, इस तरह की सोच है। तो 4 चीजें हो गई, राष्ट्र भारतवर्ष, इसके बाद जो है भारत की जनता या भारत की आवाम, दूसरा भारत का संविधान, और साझी सोच और साझी समझ, ये 4 चीजें हुई। और फिर इसके बाद आपका आया सनातन। तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये सवाल किया जाएगा कि ये जो 4 चीजें हैं, इसमें सनातन को आप कहां रखते हैं? इन चारों के नीचे रखते हैं या इनमें कहीं, मतलब कि यदि आपको वरीयता देनी हो, उसी से पता चल जाएगा कि किस तरह की ब्रेन वॉशिंग, किस तरह का जहर जो है मैंने हमारे भारतीय भाई बहनों के दिमाग में ठूसा गया है। और ये सवाल जो है सिर्फ उन्हीं से नहीं, जो दूसरी आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन है उनसे भी इसी तरह का सवाल किया जाएगा कि आपके सामने आपका मुल्क जो है वो भारतवर्ष है, फिर इसके बाद जो है भारत की आवाम है, और इसके बाद फिर भारत का संविधान है, और फिर चौथा है आपका एक जो है वो साझी सोच और साझी संस्कृति का, और फिर आपका मान वो इस्लाम पंथ है। तो इस इस्लाम पंथ को आप जो है वरीयता के अनुसार, प्रायोरिटी के अनुसार आप उसको कहाँ रखेंगे? उसी से भी पता चल जाएगा कि किस तरह का जहर, किस तरह की ब्रेन वॉशिंग, किस तरह का जो है लोगों के दिमाग में इस तरह से बिठाया गया है। और जान लीजिए कि जो भी भारतीय भाई या भारतीय भाई बहन इन चारों के बाद अपने पंथ को रखेगा, वही एक आदर्श नागरिक है। भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है कि सबसे ऊपर अपना मुल्क, इसके बाद अपने भारतीय भाई बहन, मान लीजिए अपने भारत की जनता, इसके बाद भारत का संविधान, इसके बाद जो है साझी सोच यानी कंपोजिट थिंकिंग, कंपोजिट कल्चर, इसके बाद अपना कोई पंथ हो, चाहे हिंदू सनातन का पंथ हो, चाहे इस्लाम का पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, वही इस देश का
एक व्यवहारिक और आदर्श नागरिक वो बन सकता है। और जो पंथ को उठा करके इन सबके ऊपर रखे, वह इस देश का दुश्मन है, वो नागरिक नहीं है। अब ये जो भारतीय जनता दल पूरे देश में भारतीयता के आधार पर एकता के लिए जो प्रयास कर रहा है, अब तक जितने भी तथ्य रखे हैं, वो जितने जीएनपीसी के चाटुकार किस्म का की जो फौज, अब जो ब्रिगेड है, जो कि हमें जीएनपीसी के ही पक्ष में जो है वो माने माहौल बनाती है, और जो जीएनपीसी इस देश की सर्वाधिक ऐतिहासिक अभिशाप है पूरे इतिहास में, उसी पक्ष में ये जो है वो चुनाव माहौल बनाती है। और दूसरी ओर ये बीजेपी के या मोदी के अनभक्त किस्म के जो है ये सिपा सालार जो कि यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, वो जो है मोदी जी कैसे सत्ता में रहे, और इसलिए जो है तमाम जो है कभी राहुल का वर्णन करेंगे, कभी उनका वर्णन करेंगे, कभी इसका वर्णन करेंगे, माने कैसे सत्ता में रहे। लेकिन इस बात को हमेशा जो है वो छोड़ देते हैं कि जिन बातों को वो वर्णन करते हैं, उन सिपा सालारों को वर्णन करने की जरूरत नहीं है, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, वर्णन की बजाय कार्रवाई का, जिसकी जिम्मेदारी मोदी जी के ऊपर है। तो मोदी जी के निकम्मापनी को छिपाने के लिए इस तरह का वो जो है ये माहौल बनाते हैं। ये सब, चाहे वो प्रदीप सिंह हो, चाहे वो हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, चाहे आपका मनीष ठाकुर इत्यादि, जिन पर मोदी जी को कार्रवाई करने के लिए इस देश की आवाम ने दो बार लगातार जो है उनके हाथ में सत्ता सौंपी, उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो उनकी निकम्मापनी को छिपाने के लिए ये जो है ये ब्रिगेड जो है ये प्रदीप सिंह वगैरह जो वो खड़ा किए गए। और प्रदीप सिंह वगैरह की मानसिकता मैंने देखी है, जो देखी गई है कि अभी भी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी को गद्दार न बोल करके कि भाई शासन करने का अधिकार जो उन्हीं को है, वो खानदानी हैं जो कि वो माने अधिकार लेके आए हैं वो माने ऊपर से, इस मानसिकता से बोलते हैं। आज तक जो है अब वो यही दिखाता है कि देश की अधिकल्पना या परिकल्पना, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, चाहे कोई, बिल्कुल नहीं है। देश के खिलाफ ये गद्दारी कर रहा है राहुल गांधी, देश के खिलाफ गद्दारी किया है नेहरू। जब इसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं है तो कैसा राष्ट्रवाद? तो बात बताई जा रही थी कि जब से भारतीय जनता दल इस नेहरू के पहले वो जो मोहनदास करमचंद गांधी, इसकी भी गद्दारी का। और देखिए किस तरह का ये सब माहौल सब बनाए हुए हैं। खड़गे ये कहते हुए सुना गया, अच्छा खड़गे की बात तो खैर अभी बताएंगे। तो जब भी इस तरह की घटना होती है, चाहे तवांग की घटना हो, चाहे लद्दाख की घटना हो, तो इसमें कि हमारी फौज ने माकूल जवाब दिया है इनको, मैंने जो अपना दुश्मन चीन की फौज को, और घुसने की बात नहीं है। तो ये जो है जीएनपीसी वाले जो है नेहरू की गद्दारियों को धुलने का एक मौका ढूंढते हैं। देश जो कि जब से ये भारतीय जनता दल देश के सामने नेहरू की गद्दारियों के विषय में, खास करके कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने 62 के युद्ध के जरिए अपने देश की
और लद्दाख की अपने देश की लद्दाख की जो है 42,000 वर्ग मील दुश्मन चीन के हाथों में सौंपा। और ये मामूली बात नहीं है, चीन के हाथों में सौंपा। और ये किस कदर बेहाई से बोल रहा था वो कि यदि 42,000 वर्ग मील 42,000 वर्ग मील चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं है, वहां पर एक घास भी नहीं उगती। हालांकि इसमें जो है उसी लद्दाख में या उसी तिब्बत में जो है लिथियम निकला है, जो कि बैटरी यानी जो बैटरी है आपकी, चाहे मोबाइल की बैटरी हो चाहे कोई और बैटरी हो, उसमें बहुत काम आता है। तो लिथियम के भंडार मिले हैं। जहां पर वो गद्दार नेहरू कहता था कि वहां घास भी नहीं उगती, वहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं। तो 42,000 वर्ग मील उसने वो दिया। 62 के पहले 1959 में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके एक भारत के साथ विश्वासघाती माहौल बनवाया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और नारा लगवाया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो इधर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू नारा लगवा रहा था, उधर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू दुश्मन चीन की सेना को भारत के अंदर घुसा रहा था। वो भी कहां पर, जो है नेपा में, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि इस समय आपका अरुणाचल प्रदेश है। जब देश को पता लगा तो देश ने इससे सवाल किया कि भाई कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब ये कह रहा कि नहीं, हमने चीन के नेताओं से बात कर ली है, वो चीनी सेना वापस हो जाएगी। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू झूठ बोला और वो चीनी सेना वापस नहीं हुई थी। और उसी जगह आज की तारीख में वहां पर एक वो आवासीय क्षेत्र जो है, मान कॉलोनी बना दिया गया है दुश्मन चीन के द्वारा। और उसके संबंधित जो भी आधारभूत जो संरचनाएं हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया गया है। इसी का एक जो है वो एरियल फोटो नासा ने लेकर के उसको वायरल करवाया। उस फोटो को देख करके ये गद्दार राहुल गांधी वो बोलने लगा कि मोदी ने चीनी सेना को घुसवा दिया। फिर ये बीजेपी वाले या मोदी के जितने सिपा सालार मंत्री हैं, इस गद्दार राहुल गांधी और उसके गद्दार और उस गद्दार राहुल गांधी के बाप के नाना जो गद्दार था नेहरू, और नेहरू की ही वो गद्दारियों का जो है वो जीता जागता नमूना था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में वो चीनी सेना घुसी थी सन 1959 में। लेकिन बीजेपी वाले फिर उसी गद्दार के आगे जो है वो कायर हो गए, भीगी बिल्ली बन गए और जवाब नहीं थी। तो देश के दुश्मनों के आगे ये बीजेपी का कायर बनना, भीगी बनना जो है, यह देश को बर्दाश्त नहीं है। ये चीज जाना है। तो और फिर इसके बाद तिब्बत वाला हिस्सा, और जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये विश्व की सबसे बड़ी नरसंहारी ये गिरोह है। रूस में जब इसने कब्जा किया तो 2 करोड़ लोगों की हत्या करवा करके रूस में कब्जा किया। चीन में जो कब्जा किया वह 10 करोड़ लोगों को मरवा करके वो कब्जा किया। और जब उसको यहाँ पर कब्जा करना था तिब्बत में, तो तिब्बत में लोग जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो तिब्बत के लोग डर गए
उस कम्युनिस्ट पार्टी के उस कम्युनिस्ट पार्टी के नरसंहारी विस्तारवादी निश्चय से डर गए। तो वो भारत में मिलना चाहते थे, भारत में वो मिलना चाह रहे थे। तो तिब्बत ने अपना शिष्टमंडल डेलीगेशन भेजा भारत, और वो नेहरू से मिलने के लिए ताकि भारत जो है तिब्बत को अपने भारत में मिला ले और भारत जो है मेरी रक्षा करे। इसलिए जो शिष्टमंडल वो आया था मिलने के लिए। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस शिष्टमंडल उससे मिला नहीं, उससे इंतजार करवाया, उसे जो है वो प्रतीक्षा करवाया। और इसी बीच में एक अपने चमचा, वो भी गद्दारी था, उसका नाम था के एम पनिकर, उसके जरिए जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू एक चिट्ठी बनाया। चीन के शासक उसमें था माओ से तुंग। आजकल उसका दूसरा नाम भी लोग बोलते रहते हैं, वो या माओ जिडांग बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो यही जानते थे माओ से तुंग। तो माओ से तुंग को ये इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखा कि भारत तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को मान्यता देता है। बताइए, जो तिब्बत भारत में मिलने के लिए अपना शिष्टमंडल भेज रहा है जो है वो नेहरू के पास, नेहरू उसे मिलता नहीं है। उल्टे ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है वो चीन को पत्र लिखता है कि भारत जो है तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को मान्यता देता है। हमारे देश के लोग, ये जेएनपीसी वाले तो गद्दार हैं, बीजेपी वाले जो है जेएनपीसी की नेहरू की गद्दारी को ढकने का जो है वो ठेका ले रखा है और उसी की साजिश ये चला रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग जरा जाने कि ये बीजेपी वाले जो है नेहरू की सारी गद्दारियों को नाम लेते हैं। इस बात नहीं है, ये सुधांशु त्रिवेदी नाम लेगा लेकिन बड़ी सफाई से उसको इसके ऊपर कर जाएगा, उसको माने आगे बढ़ जाएगा। और गद्दार तक तो वो बोलता ही नहीं, नेहरू को गद्दार तक नहीं बोलता है। इसलिए तो बेसिक सवाल यही उठता है कि जो नेहरू को माने उसकी गद्दारियों के लिए उसको गद्दार न कहे, कैसा राष्ट्रवादी है ये सुधांशु त्रिवेदी। भारत के खिलाफ नेहरू की गद्दारियों के लिए नेहरू को जो गद्दार न कह पाए, वो कैसा राष्ट्रवादी। तो इस देश के गद्दार नेहरू ने अपने एक चमचे के एम पनिकर के द्वारा चिट्ठी भेजा माओ से तुंग को कि भारत जो है तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता की मान्यता देता है। जब वो चिट्ठी उसको सौंपवा लिया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तब वो तिब्बत के शिष्टमंडल से कहता है कि अब आप जाकर के उसे चीन के शासक माओ से तुंग से मिलिए। इस स्तर का एक गद्दार था। और यही नहीं, जब वो कब्जा करने वाला था या मैंने माओ से तुंग तिब्बत के ऊपर, तो उसमें यह था कि उसकी चीन की हालत वही थी जो इसमें अफगानिस्तान में तालिबान की है, यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय असर का अछूत, यानी कोई भी उससे संपर्क माने कोई भी उसके साथ संबंध जो है वो कोई भी उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाह रहा था। वो अंतर्राष्ट्रीय अछूत था, माने इंटरनेशनल परिया। तो इंटरनेशनल परिया या अंतर्राष्ट्रीय अछूत वो बन गया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या चीन मान लीजिए। तो
उसको जो है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, जो दुश्मन चीन को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अछूत बन गया था, उसको इसने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया, और भी एक बहुत बड़ी गहरी चाल के साथ। उसने उसको सलाह दिया कि अभी तुम तिब्बत के ऊपर आक्रमण मत करो, उसको कब्जे, उसका जो है कब्जा मत करो, इसलिए कि जब ये मारकाट बचाओगे, नरसंहार करोगे, तो इंग्लैंड और अमेरिका जो है वो विरोध करेंगे, और तुमको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वो बनने में ये दोनों जो है वो बाधा डालेंगे, दिक्कत डालेंगे। तो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने ये सलाह दिया चीन को कि पहले हम तुमको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा देते हैं, और जब तुम संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाओ तब इसके बाद कब्जा करो। और उसने यही किया कि इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उस चीन को, जो कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय अछूत बना हुआ था, जो कि जिस स्थिति में आज वो तालिबान है, वो अफगानिस्तान वाला, तो उसको इसने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना दिया। तो बाकी लोग तो संबंध जो है वो रखेंगे ही बाद में। और इसके बाद कहा कि अब तुम कब्जा करो, और इस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने या चीन ने 80 लाख तिब्बतियों की हत्या करके वो कब्जा किए। ये सबका जिम्मेदार है ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। जो तिब्बत में हत्या हुई, ये खुद ही हत्यारा है उन तिब्बतियों का, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और यही नहीं, जब चीन की सेना जो है तिब्बत में नरसंहार यानी 20 लाख लोगों को मार रही थी, तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन की सेना के लिए चावल भेजा था। ये भी हमारे भारतीय भाई मान जाने कि इसकी यानी गद्दारियों का जो है वो माने कोई अंत नहीं है। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक सुरक्षा परिषद है, उसकी एक संस्था, उसमें जो अस्थायी सीट या परमानेंट सीट जो है सिर्फ 5 ही लोगों को हासिल है, यानी रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन, फ्रांस। तो वो परमानेंट सीट जो है 1947 के आसपास या 46 के आसपास जो है, भारत चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का बुनियादी संस्थापक या फाउंडिंग मेंबर है, तो फाउंडिंग मेंबर होने के नाते जो है उसी सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली भारत को दे रहा था। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत को जो सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट वीटो पावर वाली जो भारत को मिली हुई थी, उसको उठा करके दुश्मन चीन को दे दिया, जिसके के लिए आज मोदी जी, बीजेपी सरकार वो जो है ज्यादातर भटक रही है और सबसे करवा रही है, फ्रांस से करवा रही है, उसे करवा रही है। तो ये उसकी गद्दारी है। इसकी गद्दारी को बराबर बीजेपी वाले सुधांशु त्रिवेदी ये ढक रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग देखिए, ऐसा है, बहुत सीधा सा हिसाब है कि अपराधी को सजा देने वाला भी अपराधी होता है कानून की नजर में अपराध करने वाला और अपराध को सजा देने वाला या अपराधी को का समर्थन देने वाला, वो भी जो अपराधी के बराबर ही वो अपराधी माना जाता है, जो अपराधी को समर्थन दे या अपराध को सजा दे। वही चीज है। जेएनपीसी तो जेएनपीसी या नेहरू वगैरह तो गद्दार तो थे ही। बीजेपी की ये करतूत जो है, नेहरू के पापों को ढकना जो है, वह भी देशद्रोह है और देशद्रोह है। और कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं।
ये दुविधा है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले, इनके दिमाग में अपने देश की और या अपने राष्ट्र भारतवर्ष की कोई कल्पना है कि नहीं है? देश के खिलाफ कोई गतिविधि करता हो, कोई नारा लगाता हो, कोई उसके साथ गद्दारी करता हो, इसके प्रति जरा भी क्रोध नहीं है, जरा भी उबाल नहीं है। अरे जितने भी ये मैंने इस टाइप से मैंने बताया कि मैंने भारत के दुश्मन टाइप के जो मैंने ताकतें हैं, भारत के दुश्मन जो ताकतें राजनीतिक दलों में और भी जो और इसके जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकारों का है, बौद्धिक वर्ग का, जो इस तरह का जो इकोसिस्टम है, तो इसको जो है ये सब जो है देशद्रोही तक नहीं कहते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं कि ये सब मोदी विरोधी हैं या भगवा विरोधी हैं। हर चीज जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफत की बात हो रही है और देश के साथ जितनी भी गद्दारियां हैं, देश के साथ जितनी भी दुश्मनी है, उसको ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये भगवा विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। बस यही बताइए। अब इसके पीछे का जो है जो जरा राज वो समझने की आवश्यकता है कि मान लीजिए कोई देश का गद्दार हो या देशद्रोही हो, और कोई उसको बोले कि भाई कि यह देशद्रोही नहीं है बल्कि ये मोदी विरोधी है, तो किसी व्यक्ति का विरोधी तो होना तो स्वाभाविक है ना, उसमें तो कोई अपराध है ही नहीं। लेकिन देशद्रोही होना सबसे बड़ा अपराध है, बशर्ते किसी को देश का महत्व मालूम हो तब। देश का कि देश सर्वोच्च है और उसके खिलाफ यदि कोई गतिविधि चलाता है, देशद्रोह करता है, वो सबसे बड़ा पाप है वो। लेकिन ये अवधारणा कब होगी? जबकि उसके दिलो दिमाग पर होगा भाई कि देश सबसे बड़ा है। यही तो बीजेपी वालों का सबसे बड़ा मैंने अपने मुल्क के खिलाफ उनकी अवधारणा है। नाम लेते हैं राष्ट्रवाद का, लेकिन देश के खिलाफ जहां गद्दारी की बात आती है वहां न इनके दिमाग में कोई रोष होता है, न क्रोध होता है, न कोई बात करते हैं। अब जैसे यह है जो हमारे इसी के ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का ही है। जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारी सेना जो 1947 से लेकर 1949 तक, शायद 1947 अक्टूबर 17 या 19 अक्टूबर 1947 से लेकर के और जनवरी या फरवरी 49 तक जो पाकिस्तानी सेना जो घुस आई थी जब जम्मू कश्मीर में, उसको जम्मू कश्मीर से खदेड़ने के लिए जो है इसने वो संघर्ष किया था। और यह भी तथ्य सामने आया कि यदि भारतीय सेना को 15-20 दिन या अधिक से अधिक 1 महीना और मिल गया होता तो ये पूरे कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को भगा दी होती और पूरा कश्मीर भारत के साथ होता। और वैसे भी वो कश्मीर जो है, कश्मीर का विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था भारत में, इसलिए भारत का वो अभिन्न अंग हो चुका था। ऐसे कश्मीर में वो जो है उसने पाकिस्तान ने माने सेना के बल पर उस कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए अब कबीलियों के भेष में उसने सेना भेजी थी और भारतीय सेना उस पाकिस्तानी सेना को जो कबीलियों के भेष में थी उसको जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ा।
ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी जीतती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम यानी यूनिलेटरल सीज फायर किया। ये बात सुधांशु त्रिवेदी भी बोलता है, इसी बात में बोलता है वो। लेकिन क्या वो कहता है कि कहीं आपने देखा है कि कोई अपनी जीतती हुई सेना पर यानी युद्ध विराम थोपे? सुधांशु त्रिवेदी महोदय, ये पूरा देश और हमारी आदरणीय अवाम और आदरणीय भारतीय भाई बहन आपसे पूछना चाहते हैं कि जो अपनी ही जीतती हुई सेना पर एक तरफा युद्ध विराम जो थोपे और जिसके कारण जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में छूट जाए या रह जाए और जो कि कश्मीर समस्या का नासूर बन जाए। हिमांशु त्रिवेदी महोदय वो देश का गद्दार होता है। सवाल इस बात का कि नेहरू को आप गद्दार कहते क्यों नहीं? सुधांशु त्रिवेदी महोदय वो देश का गद्दार होता है। और अब ये सब इस तरह का एक इकोसिस्टम वो चला रहे हैं मेरे बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, मेरे जेएनपीसी वाले मिलकर के कि ऐसे बोलता है वो सुधांशु त्रिवेदी महोदय, हाँ, कि ये जो है देश तो आजाद हो गया था, लेकिन नेहरू जो है वो नेहरू जो है माउंटबेटन के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो लेकिन नेहरू जो है माउंटबेटन के गुलाम थे। मैंने बातों को भटकाने के लिए, अरे नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री था। अच्छा, इसी में इन जेएनपीसी के जो प्रवक्ता मैंने देखा था वो एक अभय दुबे है, पता नहीं बोला था वो लेटर ऑफ एक्सेशन भाई क्या होता है जी? लेटर ऑफ एक्सेशन क्या होता है? जिसमें हरि सिंह ने जो है वो विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसके बाद ही तो सेना गई थी और वो सेना जो है 1.5 साल तक वो लड़ती रही और वो पूरा का पूरा जो है जम्मू कश्मीर को जीत ली होती, पूरे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को भगा दी होती। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है उस पर एक तरफा जो है क्या कर 1949 में जो है वो उस पर थोपा। मैंने उसमें यह था ना कि 19 अक्टूबर को अपनी सेना गई। कब गई? जब वो हरि सिंह आकर के विलय संधि पर वो हस्ताक्षर किया उसने। मतलब कि पूरा मामला ये था कि ये तीन रियासतें थी आपकी, मैंने हैदराबाद की, जूनागढ़ की और जम्मू कश्मीर की। तो जूनागढ़ और हैदराबाद को तो सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति से मिला लिया। या हरि सिंह जो है जो जम्मू कश्मीर वाला है, इसने कहा कि भाई ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना तो हम भारत में मिलेंगे। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए जो है वो पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी, लेकिन सेना जो भेजी वह कबीलियों के भेष में जब भेजी, तो वो पाकिस्तानी सेना जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फैल गए और उस पाकिस्तानी सेना के आगे जो जम्मू कश्मीर रियासत की जो सेना थी, वो छोटी सेना थी, वो बिल्कुल नाकाम साबित हुई। तो हरि सिंह के एक सहायक थे वो MC महाजन, मेहरचंद महाजन, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे। तो MC महाजन जब आए तो फिर वो नेहरू से मिले। नेहरू ने उनको मैंने भेज दिया सरदार पटेल के पास, और सरदार पटेल ने कहा, स्पष्ट कहा कि भाई हम आपकी सहायता क्यों करें, हमारी सेना जो है आप जो है जम्मू कश्मीर के लिए क्यों जाए। तो तुरंत वो समझ गए,
एमसी महाजन जो है समझ गए कि सरदार पटेल क्या कहना चाहते हैं, तो जाकर इन्होंने अपने रियासत के राजा हरि सिंह को बताया, और हरि सिंह फिर भागे आए और विलय संधि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किया। तब इसके बाद भारतीय सेना गई वो 19 अक्टूबर 1947 को, और उसमें मैंने दिल्ली से मैंने श्रीनगर या जम्मू कश्मीर जाने का कोई सड़क मार्ग नहीं था, हवाई जहाज के कई रास्ते से सेना मन जाती थी, और वहाँ का हवाई अड्डा भी काफ़ी जो है वो क्षतिग्रस्त था, मैंने मिट्टी थी, तो वहाँ पर जो है पानी छिड़क करके जो है सेना उतरती थी। तो मैंने ये, और इसके बाद जो है वो सेना को जो है करीब 1.5 साल लगे, मैंने कि 19 अक्टूबर 1947 से जनवरी या फरवरी 1949 तक, माने लगभग 1.25 साल लगे उसको। और जब ये लगा कि हमारी भारतीय फौज जो है पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेगी, अब उससे पाकिस्तानी सेना को भगा देगी, तब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की छाती फूलने लगी, और इसने अब देश के साथ गद्दारी करते हुए अपनी ही जीतती हुई सेना पर जो है इसने एक तरफा युद्ध विराम थोप दिया। उसी एक तरफा युद्ध विराम थोपने से ही जो है भारतीय सेना, जिसको कि थोड़ा सा 15-20 दिन एक आध महीना टाइम और मिल गया होता तो पूरे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान सेना को खदेड़ दी होती, भगा दी होती, पूरा कब्जा कर ली होती, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके वाली बात होती ही नहीं। और जो कि माने जितना भाग जो है हमारी भारतीय सेना के द्वारा जीता नहीं जा सका, यानी पाकिस्तान के ही कब्जे में रह गया, वही बन गया पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके। पीओके जो है कश्मीर समस्या का नासूर बन गया। तो पीओके जो है वो मैंने कश्मीर समस्या के जो नासूर बना वो मैंने जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों के कारण बना। तो उसका नाम लेता है, उसका नाम सुधांशु त्रिवेदी लेता है, लेकिन फिर भी ये सुधांशु त्रिवेदी जो है नेहरू को गद्दार नहीं करता है। तो हमारे देश के लोग खुद ही इस बात को समझे, देखे हैं, ठीक ना, देखे हैं कि जो अपने को राष्ट्रवादी कहे और राष्ट्र के खिलाफ जो गद्दारी कर रहा है उसको गद्दार न कहे, उसको हमारे देश के लोग क्या बोलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी अपने को राष्ट्रवादी कहता है, और नेहरू जैसे गद्दारों को वो गद्दार भी नहीं कहता है, उसी गद्दारी को छुपाता भी है। तो हमारे देश के लोग ही ये फैसला करें कि ये सुधांशु त्रिवेदी जो है ये राष्ट्रवादी है या राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाला वो जो है वो शख्स है। और उसकी गद्दारी को छुपाने के लिए बीजेपी वाली कहानी रचते हैं। क्या कहानी रचते हैं कि नेहरू का जो माउंटबेटन की पत्नी थी एडमिनो माउंटबेटन, उसके साथ कोई इलिसिट अनैतिक संबंध था उसका, उसी के जरिए जो है माउंटबेटन कहलवाता था। तो इसलिए नेहरू ने अपनी जीतती सेना पर जो है वो एक तरफा युद्ध विराम थोपा। सवाल है कि अब भारतीय जनता दल किसी की व्यक्तिगत जीवन की बात करता ही नहीं है, और न उसे मतलब है। नेहरू ने इस देश के साथ गद्दारी की है, चाहे वो माउंटबेटन के प्रश्न किया हो, चाहे एडमिनो के प्रेम संबंध के कारण किया हो, इस विषय में भारतीय जनता दल पढ़ता ही नहीं है। लेकिन ये बीजेपी वाले इसी को उभार करके और नेहरू की यानी व्यक्तिगत जीवन में ही लोगों को फंसा करके
इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी को छुपाने की साजिश करते हैं सर बीजेपी वाले, इस तरह की बात करते हो और अपने को कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं। और जितने भी भारत के खिलाफ गतिविधियां हैं जो लोग चलाते हैं उसको बोलते हैं हिंदू विरोधी है, भगवा विरोधी है। सभी ये बहुत खतरनाक किस्म के देश के दुश्मन है बीजेपी वाले। जहां देश की बात आती है तुरंत ये भगवा को चिपका देंगे, हिंदुत्व को चिपका देंगे। बराबर मैंने हाँ मैं कह रहा था ना कि जो अंधभक्त था मोदी का अंधभक्त था, और जो कि तमाम इस तरह के मोदी के पक्ष में तमाम बातें अपने तरीके अपने तरीकों से कर रहा था। और अंत में जो है जब उसको उसके सामने तथ्य रखे गए कि भाई देश के दुश्मनों को बचाने वाला, देश के दुश्मनों को पालने वाला, उसको पोसने वाला सिर्फ इसलिए कि उसी को दिखा करके, उसी से तुलना करके एक मैंने मोदी महोदय या बीजेपी वाले जो एक अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। इसलिए तो ऐसा करने वाला जो है वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? वो तो यह काम तो जो है देशद्रोह का है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो वो चिल्ला उठा, मोदी भक्त वो चिल्ला उठा कि हाँ मोदी जी जो देशद्रोही हैं और मैं भी उनका भक्त, मैं भी देशद्रोही हूं। तो उसी से पूछा गया कि जरा बताइए कि हमारा देश जो है ये हिंदू राष्ट्र है कि क्या है? वो बार बार बोल रहा कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र है। बताइए। हमने कहा कि पासपोर्ट कभी लिया है? कहने से पासपोर्ट बनने नहीं दिखा है। मैंने कहा कि ये जितने भी तुम्हारे मोदी और योगी जो शपथ लेते हैं वो हिंदू राष्ट्र का शपथ लेते हैं कि भारतीय गणतंत्र का शपथ लेते हैं। कितना जहर जो है ये बीजेपी वालों ने भरा हुआ है। लगता है लंबा हो रहा है, लेकिन इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ